हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2020 और 21 को मर्ज किया गया था उसको सॉल्व करेंगे उसके शिफ्ट सेकंड में। ठीक है, जो 22 तारीख को हुआ था सेकंड शिफ्ट में। पहला शिफ्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेकंड शिफ्ट का एग्जाम पॉलिटिकल साइंस से संबंधित को सॉल्व करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित यूजीसी नेट परीक्षा 2020 और 21 का 7 जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। तो बात करेंगे आज का पहला क्वेश्चन, भारत के नाभिकीय सिद्धांत की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो नाभिकीय सिद्धांत, ठीक है, तो पूछ रहा है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का सिद्धांत विशेषता जो है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं। न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिवारण राइट हो जाएगा। इससे पहले इसका उपयोग नहीं करना है, पहले इसका उपयोग नहीं करना है। ठीक है, नो फर्स्ट यूज का फॉर्मूला इसमें, जैसे इंडिया भी नो फर्स्ट यूज की फिलॉसफी को फॉलो करता है, पहले इसका उपयोग नहीं करना है। और अंतिम डी हो जाएगा इसका, केवल परंपरागत हथियारों वाले राज्यों के खिलाफ इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। तो विशेषता इसकी कौन सी नहीं है, मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मई 1998 में शक्ति श्रृंखला के परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने स्वयं को परमाणु क्षमता संपन्न देश घोषित कर दिया है। इसके साथ ही एक परमाणु नीति की आवश्यकता महसूस की गई। वर्ष 1999 में परमाणु नीति का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया तथा उसके 3 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने परमाणु नीति की घोषणा की। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आप इसकी विशेषताएं देख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी, इस वीडियो को आप प्लीज़ आराम से देखिएगा। ठीक है, नेट का पेपर जस्ट 1 महीने के बाद आने वाला है, तो 2020 और 21 जो मर्ज पेपर था इसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे आप लोग, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो भारत में परमाणु शक्ति का मूल उद्देश्य भारत को परमाणु आक्रमण से सुरक्षित रखना है। इसलिए भारत किसी भी देश के ऊपर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा और परमाणु प्रतिरोध के निर्माण में अधिकतम विश्वसनीयता, प्रभावकारिता और सुरक्षा की भी आवश्यकता है। और तीसरा होगा, भारत उन देशों के ऊपर भी परमाणु हमला नहीं करेगा जिनके पास केवल परंपरागत हथियार हैं अथवा वे परमाणु शक्ति संपन्न देशों के गठबंधन के साथ नहीं हैं। और अंतिम हो जाएगा, यदि भारत पर रासायनिक तथा सैनिक हथियारों से हमला किया जाता है तभी भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा। ये भारत की फिलॉसफी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, द्वंद्व कोई युद्ध नहीं है बल्कि यह केवल अंतर का दिखाई पड़ता है। मतांतर हितों का अंतर न केवल मालिक और कर्मचारी के बीच बल्कि प्रबंधकों के बीच भी, निदेशकों के बीच भी, या जहां कहीं अंतर दिखाई पड़ते हैं कि यह किसका कथन है। तो ये कथन जो है मैरी पॉर्कर फॉलेट का हो जाएगा, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैरी पॉर्कर फॉलेट प्रशासनिक सिद्धांत के क्षेत्र में पहली महिला है। अपनी पुस्तक क्रिएटिव एक्सपीरियंस, जो उनकी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है मैरी पॉर्कर फॉलेट की क्रिएटिव एक्सपीरियंस में, उन्होंने निर्दिष्ट किया है कि संघर्ष जो है असंगतताओं का व्यर्थ प्रकोप नहीं है बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक रूप से मूल्यवान मतभेद सभी संबंधितों के संवर्धन के लिए खुद को पंजीकृत करते हैं। इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया कि संघर्ष न तो अच्छा है और न ही बुरा है और इसका मूल्यांकन नैतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर किया जाना चाहिए। ये मैरी पॉर्कर फॉलेट कहते हैं। संघर्ष युद्ध नहीं है यह, लेकिन केवल अंतर की उपस्थिति है। इसलिए संघर्ष व्यक्तियों की राय और हितों के बीच का अंतर है। इस तरह के मतभेद न केवल नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच होते हैं बल्कि यह हर जगह भी पैदा हो सकता है। यह प्रत्येक स्तर पर भी सभी संगठनों की एक सामान्य घटना है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। ये स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दिया था, पॉलिटिकल पावर ग्रो आउट ऑफ द बैरल ऑफ ए गन। हुज स्टेटमेंट इन दिस। तो एक जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा कहा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये माओ त्से तुंग के द्वारा, चीनी राष्ट्रपति। आप इसको देख सकते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। माओ त्से तुंग पहले मार्क्सवादी विचारक थे जिन्होंने सैन्य शक्ति पर इतना ज़्यादा बल दिया है। माओ का मानना था कि मनुष्यों को शक्ति के प्रयोग से ही बदला जा सकता है और सामाजिक परिवर्तन आधार जो है शक्ति ही है। इसीलिए आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चाइना जो है माओ त्से तुंग की जो फिलॉसफी थी उसी को फॉलो करता है, उसी के अनुसार विस्तारवादी नीति के अनुसार चलता है और अपनी पावर को बढ़ाने में लगा हुआ है। इसलिए उसने साम्यवादियों को अधिक से अधिक शक्ति अर्जन करने की सलाह दी ताकि चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हो सके।
उसका प्रसिद्ध कथन था कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उत्पन्न होती है, इसीलिए उसे सैनिक शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता, अर्थात सैनिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति में गहरा संबंध होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एल्टन मेयो द्वारा किए गए हॉथोर्न प्रयोग का सार निम्नलिखित में से किनमें है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पूछा गया है तो इसमें सी इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, एल्टन मेयो द्वारा 1924 से 1932 में हॉथोर्न अध्ययन किया गया। वे अध्ययन शिकागो अमेरिका के पास स्थित वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में चलाया गया, जो निम्नलिखित है। महान प्रकाश प्रयोग, ठीक है, 1924 से 27 ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया गया था, और रिले असेंबली टेस्ट के रूप में प्रयोग 1928 में किया गया था। समूह साक्षात्कार कार्यक्रम जो है 1928 से 31 ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट चलाए गए थे, और अंतिम जो है बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट 1931 से 32 में चलाया गया था। कुल मिला के एल्टन मेयो के द्वारा 24 से 32, ठीक है, यानी 8 साल लगभग हॉथोर्न अध्ययन का प्रयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन के द्वारा, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन की पुस्तक इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1917 है। लेनिन के अनुसार वित्तीय पूंजीवाद है। उनका प्रसिद्ध कथन है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। लेनिन के अनुसार इंग्लैंड और फ्रांस जैसे विकसित पूंजीवादी देश अफ्रीकी महाद्वीप के देशों का शोषण कर रहे हैं, और शोषण से वहां के सर्वहारा वर्ग को भी लाभ प्राप्त हो रहा है, इसीलिए पूंजीवादी देशों में क्रांति नहीं हो पा रही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक जो है कार्ल डब्ल्यू डायस, यानी बी इसका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कार्ल डब्ल्यू डायस का संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचार सिद्धांत से है। संचार उपागम के बारे में सर्वप्रथम गणितज्ञ नॉर्बर्ट विनर ने अपने संचार साइबरनेटिक्स फीडबैक आदि उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया था, परंतु इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कार्ल डाइस के द्वारा अपनी पुस्तक नवर्ज ऑफ द गवर्नमेंट के माध्यम से प्रस्तुत किया, जबकि C.W. मैनिंग, केनेथ बोल्डिंग और मार्टिन कैप्लान का संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध की व्यवस्था सिद्धांत से है। बाकी तीनों जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंध रखते हैं, बट मार्टिन कैप्लान की बात करें, केनेथ बोल्डिंग की बात करें, C.W. मैनिंग की बात करें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इससे नोट करके देखिए, एनटीए ने अपने फाइनल आंसर किए में क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर ए यानी C.W. मैनिंग को माना है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। E.F. शूमेकर के द्वारा जो ग्रंथ पुस्तक लिखी गई थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज इफ पीपल मैटर्ड, यह पुस्तक E.F. शूमेकर के द्वारा लिखी गई थी। जेम्स लवलॉक के द्वारा जो पुस्तक लिखी गाइया, ए न्यू लुक एट लाइफ ऑन अर्थ, ये जेम्स लवलॉक के द्वारा लिखी गई थी। एफ क्रापा के द्वारा द टर्निंग पॉइंट लिखी गई थी, और रसेल कार्सन के द्वारा द साइलेंट स्प्रिंग लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की मौलिक रचनाएं हैं? तो F.W. टेलर की जो मौलिक रचनाएं हैं ये कौन कौन सी हो जाएंगी? फ्रेडरिक टेलर ने 20वीं सदी के पहले दशक में वैज्ञानिक प्रबंध का प्रतिपादन किया। यह प्रशासन का पहला सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत है। वैज्ञानिक प्रबंध टेलरवाद के रूप में भी जाना जाता है। तो टेलर की मौलिक रचनाओं की बात करेंगे, ए पीस रेट सिस्टम 1895 में लिखी थी, सॉब मैनेजमेंट 1903 में, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स F.W. टेलर की बुक है 1906 में, और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में इनके द्वारा लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित प्रशासनिक आधार समितियों आयोगों को क्रम में लगाने की बात कर रहा है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले गोपाल स्वामी आयंगर समिति 1949 में हो जाएगा, गोरवाला समिति 1951 में हो जाएगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में, और सतीश चंद्र समिति 1989 में। तो बात करेंगे सबसे पहले गोपाल स्वामी आयंगर समिति, यानी दूसरा पहले आ जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आप बी यानी मिला सकते हैं। सबसे पहले गोपाल स्वामी आयंगर समिति, तीसरा जो है गोरवाला समिति, और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, और अंतिम जो है सतीश चंद्र समिति जो है 1989। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय लोक प्रशासन की स्थापना जो है मार्च 1954 में हुई थी। आप इसका आंसर डी देख सकते हैं। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए पॉल HFLB समिति की सिफारिश पर मार्च 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना हुई थी। इस अर्ध सरकारी संस्था के निम्नलिखित कार्य होते हैं, आप इनके कार्य देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल समूह की सहायता और सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता? तो यह आर्टिकल है आर्टिकल 74।
इसे देख सकते हैं आप लोग, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74(1) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के लिए अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये सब आर्टिकल 74(1) में ऐड है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित को उनके स्थापना के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग 1950 में बना था, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में बना था, संतानम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बना था, ये भ्रष्टाचार से संबंधित था। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी 1950 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और भारत का 14वां वित्त आयोग 2013 में और नीति आयोग 2015 में योजना आयोग की तर्ज पर बनाया गया था। नीति आयोग को, योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किन में लोकसभा में समान प्रतिनिधि हैं? तो समान प्रतिनिधि किन में है? आंध्र प्रदेश सॉरी, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा। आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की बात करें 25, सॉरी इसमें पूछा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किन में लोकसभा में समान प्रतिनिधि हैं। अच्छा, लोकसभा में समान प्रतिनिधि हैं पूछ रहा है, तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा और लोकसभा की 2-2 सीटें हैं, इसीलिए तीनों में क्या है, समान प्रतिनिधि हो जाएगा। आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, ठीक है, गोवा में भी 2 हैं और गोवा के बाद तीसरा क्या है, त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करेंगे, त्रिपुरा में भी 2, हाँ त्रिपुरा नहीं दिया गया है इसमें, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 25 है, अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, असम में 14 हैं, बिहार में 40 हैं, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश 4, जम्मू कश्मीर 5, झारखंड 14, कर्नाटक 28, केरल 20, मध्य प्रदेश 29, महाराष्ट्र 48, मणिपुर 2, मेघालय 2, मिजोरम 1। तो त्रिपुरा में भी 2 हो जाएंगे। हाँ, त्रिपुरा इधर दिया होगा, इस सभी स्टेटों का दे रखा है, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। त्रिपुरा ये दिया है, त्रिपुरा में जो है 2 हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में 1943 में गठित स्वार्थ सर्वे और विकास समिति का अध्यक्ष कौन था? तो स्वार्थ समिति और विकास समिति का जो अध्यक्ष था सर जोसेफ फोरे थे, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा सन 1943 में देश में विद्यमान स्वास्थ्य की स्थिति और स्वास्थ्य संगठनों के सर्वेक्षण तथा भावी विकास के लिए सिफारिशें करने हेतु स्वास्थ्य सर्वेक्षण का एवं विकास समिति गठित की गई थी, जिसे सामान्य तौर पर भोज समिति कहा गया है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य व द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है? तो द कौटिल्य यानी द अर्थशास्त्र नामक पुस्तक L.N. रंगराजन द्वारा लिखी गई है, यानी इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, L.N. रंगराजन। कौटिल्य द अर्थशास्त्र पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग को जाना जाता है? तो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग को जो है किसके लिए जाना जाता है? डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। हर्ट्जबर्ग को अभिप्रेरणा सिद्धांत के लिए जाना जाता है। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग का प्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत, प्रेरणा हाइजीन सिद्धांत तथा प्रेरणा रक्षण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उनकी 2 लोकप्रिय पुस्तकें हैं, द मोटिवेशन टू वर्क 1959 और वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन 1966 में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। गेल वेबर्ट के द्वारा जो है दलित विजन्स द एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडियन आइडेंटिटी, ये लिखी गई थी। के वीरमणि के द्वारा पेरियार एंड हिज आइडियोलॉजीज लिखी गई थी। एन वेलुस्वामी के द्वारा पेरियार द सोशल साइंटिस्ट लिखी थी और M.D. गोपाल कृष्णन के द्वारा पेरियार फादर ऑफ द तमिल रेस लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं, ठीक है। चीन से हमारा काला पानी का विवाद चल रहा है, बांग्लादेश की बात करें गलवान विवाद चल रहा है, पाकिस्तान से भूमि संबंधी समझौता और नेपाल की बात करेंगे बगलिहार जल विद्युत परियोजना। तो इसे मिला लेते हैं, सॉरी वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। चीन से जो है गलवान की घटना हमारी चीन से चल रही है वर्तमान में, इसका आंसर सी हो जाएगा,
ठीक है। चीन का संबंध गलवान घाटी से हो जाएगा। बांग्लादेश से भूमि समझौता हुआ था अभी, ठीक है। 111 जो है इनक्लेव बांग्लादेश को सौंपे गए थे और 52 इंडिया को सौंपे गए थे। इसमें बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता पाकिस्तान बगलिहार जल विद्युत परियोजना से संबंधित हो जाएगा और नेपाल से वर्तमान में जो विवाद चल रहा है वो काला पानी विवाद से संबंधित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मिखाइल गोर्बाचोव की ग्लासनोस्ट नीति के अनिवार्य तत्व क्या हैं। तो अनिवार्य तत्व पूछ रहा है तो इसमें इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। पहला क्या है, आलोचना की स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रोत्साहन, और तीसरा है मीडिया और प्रकाशन पर नियंत्रण को ढीला करना। आप इसे देख सकते हैं। मार्च 1985 में गोर्बाचोव सत्ता में आए। उन्होंने शांति और प्रगति को सोवियत संघ की विदेश नीति का आधार बनाया। रूस की गृह नीति में गोर्बाचोव ने 2 बिंदु जोड़े हैं, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्त अर्थात खुलेपन का अर्थ था रूस को लोकतांत्रिक समाज से जोड़ना, और शासक की नीतियों की आलोचना करने की स्वतंत्रता था। मीडिया और प्रकाशन का पर नियंत्रण को ढील दी गई थी। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक प्रशासन के विकासात्मक चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए कह रहा है, ठीक है। तो इसको क्रम में लगाने के लिए बात कर रहा है, तो देख लेते हैं इसको। तो इसका आंसर है बी। सबसे पहले राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन, ठीक है। लोक प्रशासन एक अकादमिक अनुशासन के रूप में कई परस्पर आच्छादित रूपांतरण के रूप से होकर विकसित हुआ है, जो निम्न प्रकार है। सबसे पहले राजनीतिक प्रशासन का द्विविभाजन हुआ था 1887 से 1926 के बीच, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा प्रशासन का सिद्धांत, यानी दूसरे में इनका सिद्धांतों के बारे में बात की गई थी 1927 से 37 के बीच। और तीसरा काल जो है इसका चुनौती का युग से संबंधित है, तो इसको इसमें चुनौती मिली थी 1938 से 1947 के बीच जो है लोक प्रशासन को चुनौती का काल यानी चुनौती दी गई थी। और फोर्थ में इनको पहचान का संकट, ठीक है, 48 से 70 के बीच इसको अपने पहचान के संकट से गुजरना पड़ा। और अंतिम हो जाएगा इसका लोक नीति परिप्रेक्ष्य, यानी 1970 से अब तक वर्तमान तक जो है लोक नीति परिप्रेक्ष्य से संबंधित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। फिर इसे देख लेते हैं। हार्वर्ड वॉरंडर के द्वारा द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ हॉब्स द थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन लिखी गई थी। एडमंड बर्ग की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस एडमंड बर्ग के द्वारा लिखी गई थी। मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट के द्वारा ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विथ स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स लिखे गए थे। और सीबी मैकपर्सन की बात करेंगे, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक, ये सीबी मैकपर्सन के द्वारा बुक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके गठन के क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले हरियाणा, उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद झारखंड और अंत में तेलंगाना हो जाएगा। आप इनकी डेट देख सकते हैं, ठीक है। 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 70वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन किया गया था, यानी 1966 में 1966 में पंजाब राज्य से हरियाणा को अलग किया गया था 70वें राज्य के रूप में। और वही बात करेंगे 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारतीय संघ का 27वां राज्य बना था। और अगले की बात करेंगे 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग होकर भारतीय संघ का 28वां राज्य बना था। और वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काटकर भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और वहीं वर्तमान की बात करें, अभी जम्मू और कश्मीर को, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसीलिए जो है 29 राज्य की जगह वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विनायक दामोदर सावरकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी। विनायक दामोदर सावरकर उग्र राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्ययन के दौरान उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की, जो मूलतः क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी संगठन था। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक महत्वपूर्ण है, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1909 में लिखी गई थी। हिंदू पद पातशाही 1925 में लिखी थी। माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ 1921 में और हिंदुत्व 1923 में बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में किया गया था। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मनरेगा 2009 का लक्ष्य ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति में सुधार लाना है। इस योजना का केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से किस पर स्थित है, तो बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों राइट हो जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं मनरेगा से संबंधित जो भी कार्य हैं, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं।
हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नवीन सामाजिक आंदोलनों का समर्थन किया था। तो नवीन सामाजिक जो आंदोलन है उनका समर्थन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाए नव मध्य वर्ग के द्वारा, न्यू मिडिल क्लासेस के द्वारा किया गया था, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण का संबंध किससे है? तो नीचे दिए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करने की बात कर रहा है, तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा इसमें राइट हो जाएंगे। ठीक है, राजनीति अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण की बात करें तो बिहेवियरलिज्म की बात करेंगे तो इसमें स्वभाव तो अनुभविक होता है, ठीक है, तथ्यों पर केंद्रित होता है। इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें दर्शन पर बल दिया जाता है, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप देख सकते हैं व्यवहारवादी राजनीति में किस पर बल दिया जाता है? यह अध्ययन के वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है, तथ्यों पर बल दिया जाता है, मूल्य निरपेक्षता पर बल दिया जाता है, और अंतः अनुशासनात्मक सामाजिक विज्ञान में एकता पर बल देता है, अनुभविक अध्ययन पर बल देता है, मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है, और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है व्यवहारवादी राजनीति में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतः स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाने के पूर्व मन का सर्वप्रथम उपनिवेशीकरण करना होगा। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? ये कथन जो है स्वामी विवेकानंद का है, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। डीकोलोनलाइज्ड की बात जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद जी जो कि एक महान देन है, वह है स्वतंत्रता की अवधारणा। वे स्वतंत्रता को मानव विकास का मूल मंत्र मानते थे। ठीक है, तो उनके द्वारा स्वतंत्रता की बात की गई थी, किसी वर्ग, जाति या धर्म विशेष की धरोहर नहीं। स्वामी जी का कथन था कि स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाने के पूर्व मन का सर्वप्रथम उपनिवेशीकरण करना होगा। यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने लिए विकास की सीमाएं स्वयं निर्धारित करे, अन्यथा उसका विकास दिशाहीन, भ्रष्ट और अवरुद्ध हो जाएगा। स्वामी जी की मान्यता थी कि मनुष्य अपनी जिज्ञासा को तभी शांत कर सकता है तथा उसका सार्वभौम विकास तभी कर सकता है, तभी संभव है जब उसकी स्वतंत्रता की आधार प्राप्त हो। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियायतें देने वाली विदेश नीति को अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा। ठीक है, जो इनको देख सकते हैं आप, अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए इंद्र कुमार गुजराल द्वारा एक तरफा रियायतें देने वाली विदेश नीति को अपनाया गया, जिसे गुजराल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सद्भावना एवं विश्वासपूर्ण सहयोग करते हुए उनसे किसी भी प्रकार के प्रतिदान का आग्रह नहीं करेगा। विवादास्पद युद्धों के बारे में शांति एवं लचीली नीति का अनुसरण करेगा। द्विपक्षीय संबंधों में लेन देन की अनिवार्यता पर जोर न देकर एक तरफा दोस्ताना रियायतें देगा, और पड़ोसी देश की चिंताओं एवं मांगों के प्रति संवेदनशील रहना, और दक्षिण एशिया का कोई भी देश अन्य देश के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाई के लिए अपनी भूमि का दुरुपयोग नहीं होने देगा। ये गुजराल जी के द्वारा कहे गए थे जो स्टेटमेंट। पांचों जो गुजराल भारत के राष्ट्रपति जो है इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा जो दिए गए थे, इन्हीं को गुजराल सिद्धांत या गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित संविधानों को उनके निर्माण वर्ष के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। इसे देख लेते हैं। सबसे पहले अमेरिका का संविधान बना था 1789 में, स्विट्जरलैंड का संविधान 1848 में, कनाडा का संविधान 1866 में, और भारत का संविधान 1950 में। सबसे पुराना संविधान जो है यूएसए का, अमेरिका का संविधान 1789 में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे दो कथन दिए गए, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने द्वंद्वों के समाधान हेतु क्षमता निर्माण नामक अपनी 7वीं रिपोर्ट में पूर्वोत्तर में अवैध अप्रवासन का उल्लेख किया है और नागरिकों के लिए बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र की ओर ध्यान दिलाया है। और वहीं अगले क्वेश्चन, इसमें जो कथन से संबंधित क्वेश्चन है, लोकवाणी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना है जिसकी शुरुआत दिसंबर 2009 में की गई थी। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका? कथन ए सत्य है, लेकिन कथन सेकेंड जो है असत्य है। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे दो कथन दिए गए, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है। मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में यह दलील दी थी कि महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो इसमें दोनों राइट होने चाहिए, डी। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, इसलिए दोनों राइट है, परंतु व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में अनुसार व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। इसका आंसर भी बी हो जाएगा। सबसे पहले लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 में बीपी नरसिम्हा राव के द्वारा दी गई थी, और गुजराल सिद्धांत 1996 में इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा दिया गया था, जब 1996 में भारत के राष्ट्रपति वो थे। अगले क्वेश्चन की अगला हो जाएगा, पोखरण द्वितीय परमाणु विस्फोट 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में किया गया था, और लाहौर बस कूटनीति भी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा चलाई गई थी 1999 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा है, तो इसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष,
ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संबंध जो है ऋणी देशों को दिवालिया होने से बचाने के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। IMF का ये काम है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की बात करें तो जो वित्त निगम है वो विकासशील देशों के निजी उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की बात करेंगे, जो विकास संघ है, ठीक है, वो सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है, यानी बिना ब्याज के जो सबसे पुअर कंट्रियां हैं उनको ऋण देता है। और अंतिम जो है बहुपक्षीय गारंटी निकाय का संबंध विकासशील देशों को प्राइवेट इक्विटी के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है, यानी डी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं है? तो न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम में नहीं है। भारत और स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात तीनों में न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है और यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में नहीं किया गया है। आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख सकते हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति, ठीक है, टोटल रिवॉल्यूशन में जो है विषय से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं पूछ रहा है। तो सत्य की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला, दूसरा, तीसरा। केवल पहला, दूसरा और तीसरा इसमें राइट है, फोर्थ इसमें रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसे भ्रष्टाचार क्या क्या कहा था उन्होंने? इसे प्रेजेंट डायरी नामक उनकी पुस्तक में संपूर्ण क्रांति पर उनकी टिप्पणी में ढूंढा जा सकता है। इससे भ्रष्टाचार के भार, सत्तावाद के उदय, सामाजिक भेद इत्यादि से बिखरती भारतीय राजव्यवस्था में ढूंढा जा सकता है। और लोकतंत्र के आधार रूप में नैतिक समाज की तलाश उनकी संपूर्ण क्रांति की निर्देशक शक्ति है। ये तीनों राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की अस्वीकार्य नीतियों व सर्वसत्तावाद के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जिसे प्रेजेंट डायरी नामक उनकी पुस्तक में संपूर्ण क्रांति पर उनकी टिप्पणी में ढूंढा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में कैबिनेट मिशन को किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था? तो ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पहला, दूसरा, इसमें फोर्थ राइट हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण हेतु संवैधानिक व्यवस्था करने के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता का दमन करने के लिए, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। और फोर्थ जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा प्रांतीय असेंबलियों द्वारा एक संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का चुनाव कराने के लिए भेजा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। इसे देख लेते हैं। सबसे पहले साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में गांधी जी के द्वारा की गई थी और गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था और गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित समितियों में किसे सिविल सेवा परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा हेतु नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? सतीश चंद्र कमेटी सिविल सेवा के लिए, ठीक है, डी इसका राइट हो जाएगा। सिविल सेवा परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा हेतु 1988-89 में सतीश चंद्र समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति का संबंध जो पंचायती राज से है, 1977 में इसका गठन किया गया था। और एम सिंघवी समिति का भी पंचायती राज से संबंध है, इसका गठन जो है 1986 में किया गया था और इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए मांग की थी, ठीक है, एल.एम. सिंघवी समिति ने। और संथानम समिति का गठन जो है 1962 में किया गया था। इस समिति का संबंध जो भ्रष्टाचार निरोधक से है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो 39 की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जनहित याचिका, ठीक है। निम्नलिखित से भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है, क्या नहीं है? जनहित याचिका। प्रक्रियात्मक कानूनों में कमी या दोष, ठीक है, ये तीनों राइट हो जाएंगे। जनहित याचिका जो है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है। तो इसको एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। जनहित याचिका भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है। जनहित याचिका मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का उपयोग है। जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है। भारतीय कानून में जनहित याचिका का मतलब जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना है। यह पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि स्वयं न्यायालय या किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा विधिक अदालत में पेश किया गया मुकदमा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रॉबर्ट पैकनहैम ने अफ्रीकी, एशियाई तथा लैटिन अमेरिकी देशों की असेंबलियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की है। वो भूमिकाएं हैं, तो उनका संबंध किससे है इसे देख लेते हैं। रॉबर्ट पैकनहैम ने अफ्रीकी, एशियाई तथा लैटिन अमेरिकी देशों की असेंबलियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की है। वही भूमिकाएं जो है वैध प्रकारी से संबंधित है, सुरक्षा बल प्रकारी से संबंधित है और प्रशासनिक विहंगावलोकन से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेहरू का राष्ट्रवाद का विचार किस पर आधारित है?
तो इसमें बात करेंगे नेहरू का राष्ट्रवाद का संबंध जो है, डी इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, उग्र राष्ट्रवादी, नेहरू का राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित नहीं था, पहला रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास की बात करते हैं, स्वनिर्धारण का अधिकार की बात करते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषी विश्ववाद की बात इनके द्वारा की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नगर निगम के संबंध में 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए। 1992 में संविधान का 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर निगम के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, जो 74वां संविधान संशोधन है नगर निकायों या नगर निगमों से संबंधित है, वही 73वें की बात करें पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा। सीटों को वार्ड आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा। इस अधिनियम द्वारा अनुसूचित सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किन विवादों का संबंध भारत और पाकिस्तान से है? तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, सर सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच ही है, और सर क्रीक विवाद भी भारत पाकिस्तान के बीच है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच है, ये रॉन्ग हो जाएगा। और दाहग्राम विवाद भी भारत और ये बांग्लादेश के बीच है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यानी पहला और दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सियाचिन विवाद, सर क्रीक विवाद का संबंध भारत और पाकिस्तान से है, और वही काला पानी विवाद नेपाल से, और दाहग्राम विवाद भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में पहला श्रम आंदोलन कब हुआ था? तो भारत में पहला श्रम आंदोलन 1875 में हुआ था। श्रमिक आंदोलन की उत्पत्ति 1860 के दशक में हुई थी। भारत के इतिहास में पहला श्रमिक आंदोलन 1875 में बॉम्बे में हुआ था। यह आंदोलन एस बेंगाली के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। इसने श्रमिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित किया था। इसके कारण पहला कारखाना आयोग 1875 में नियुक्त किया गया था। नतीजतन पहला कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पिछले 7 सालों में भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ कौन से समझौते किए हैं? तो बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला और दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, भारत नेपाल शक्ति व्यापार समझौता और अफगानिस्तान भारत मैत्री संबंध, ये 2 राइट हो जाएंगे। बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह और मालदीव में संसद का निर्माण, ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तीसरी दुनिया की पहचान निम्न आय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किनके होने से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पहला, तीसरा और फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। सामाजिक असमानता से, मानव तथा अर्थ संबंधी निर्धनता से, और लिंग असमानता से, यानी आर्थिक समृद्धि जो है इससे संबंधित नहीं है। तीसरी दुनिया शब्दावली के आविष्कार का श्रेय एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्रवेत्ता और जनसांख्यिकीकार अल्फ्रेड सॉवी को है। ठीक है, तीसरी दुनिया शब्द जो है अल्फ्रेड सॉवी के द्वारा दिया गया था, जो फ्रांसीसी अर्थशास्त्रवेत्ता थे। साल्वी ने 1952 में प्रकाशित अपने लेख के अंतर्गत पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। तीसरी दुनिया शब्दावली का प्रयोग विश्व में उत्पीड़ित वर्गों के लिए किया जाता है, जहां सामाजिक असमानता, मानव तथा अर्थ संबंधी निर्धनता, लिंग असमानता, बेरोजगारी व्यापक स्तर पर व्याप्त होता है। लगभग 135 अफ्रीकी, एशियाई और दक्षिणी अमेरिकी देश अपने को सामूहिक रूप से तीसरी दुनिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यूएन की शांति स्थापना के विषय में इनमें से कौन से वक्तव्य सत्य हैं? तो 47 की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र शांति की स्थापना शांति संचालन विभाग के द्वारा स्थायी शांति के लिए परिस्थितियों को बनाने के लिए संघर्ष में फंसे देशों की मदद करने के तरीके के रूप में संगठन द्वारा विकसित एक अद्वितीय और गतिशील उपकरण के रूप में आयोजित एक भूमिका है। इसके प्रावधान संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है। उत्तर शीत युद्ध काल में इस संस्था में परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करें, इसे देख लेते हैं। फ्रेडरिक टेलर के द्वारा मेंटल रिवोल्यूशन की बात की गई थी। पीटर ड्रकर के द्वारा मैनेजमेंट बॉय ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई थी। चेस्टर आई बर्नार्ड की बात करेंगे तो फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव की बात की थी। अब्राहम मोस्लो के द्वारा मोटिवेशन की बात की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निकोलस हेनरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नवीन लोक प्रबंध एनपीएम एक मौलिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला, दूसरा और तीसरा इसमें राइट हो जाएंगे। पहला स्फूर्ति, एजिलिटी, ठीक है, एजिलिटी, स्फूर्ति। दूसरा जो है सतर्कता, जवाबदेही, ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा इसका इसका आंसर जो है सी दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। तीसरा जो है सहबंधता, अनुकूलता, ठीक है, ये तीनों राइट हो जाएंगे। फोर्थ जो है ऑथोरिटी यानी सत्ता जो है इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं नवीन लोक प्रबंध
NPM, जिसे बाजार आधारित सार्वजनिक प्रशासन प्रबंधवाद, सरकार का पुनर्विकास और अफसरशाही पश्चात मॉडल भी कहा जाता है। इसका विकास जो ब्रिटेन में और अमेरिका में हुआ था। और नवीन लोक प्रबंध अवधारणा लोक प्रशासन में उन तकनीकों को अपनाने पर जोर देती है जिन्हें निजी क्षेत्र में अपनाया जा रहा है, यानी प्राइवेट सेक्टर में अपनाया जा रहा है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरणों के लिए प्रतिस्पर्धा और विकेंद्रीकरण की वृद्धि पर बल देती है। मानव संसाधनों के प्रबंधन में सुधार, कार्य नियंत्रण एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रक्रियाओं के स्थान पर परिणामों पर बल देना, नीति से हटकर प्रबंध को अपनाना तथा सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता आदि इसके प्रमुख स्तंभ हैं। निकोल्स हेनरी ने अपनी पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स में नवीन लोक प्रबंधन के निम्नलिखित मौलिक बताए हैं: स्फूर्ति, सतर्कता, जवाबदेही और सहबंधता, अनुकूलता। ये तीनों राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसकी बात करेंगे स्टॉकहोम में हुआ था, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना एवं पर्यावरण आंदोलन के प्रारंभिक सम्मेलन के रूप में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मैंने स्टॉकहोम यानी स्वीडन में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन के दौरान ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ था। लगातार हो रहे पर्यावरणीय क्षरण, मौसम परिवर्तन एवं आपदाओं पर नियंत्रण हेतु पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में यह प्रथम वैश्विक प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति तुष्ट दृष्टिकोण से संबंधित विल्सन के 14 सूत्रों में इनमें से कौन से पहलू हैं? तो 51 की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी तीसरा और चौथा इसमें राइट हो जाएगा। पहला दूसरा रॉन्ग हो जाएगा, तीसरा और चौथा राइट है। शांति की खुली प्रसंविधाएं जिन तक खुलकर पहुंचा जाए और सभी उपनिवेशी दावों को मुक्त खुले दिमाग से और निष्पक्ष समायोजन, ये राइट हो जाएंगे। आप इसे देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति दृष्टिकोण में विल्सन के 14 सूत्रों को आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सतही पर्यावरण बिंदु किसमें विश्वास रखते हैं? तो 52 का आंसर हो जाएगा ए, यानी पहला और तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। सतत विकास में, पशु कल्याण में, व्यक्तिगत विकास में और विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अवयव राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं है? कौन से नहीं है? भ्रष्टाचार आवश्यक नहीं है, विश्वास, भावनात्मक अभिव्यक्ति और मूल्य, तीनों यह राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक तत्व हैं। करप्शन इसमें सम्मिलित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद के विचार से भारत की समस्याओं का समाधान निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सुलझाया नहीं जा सकता है? तो विवेकानंद कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विवेकानंद के विचार से भारत की समस्याओं का समाधान जो है करने के लिए राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार का विस्तार करके नहीं किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को उनके समय के क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में, वर्साई की संधि हुई थी 1919 में, एक देश में समाजवाद 1924 और नाजी जर्मनी सोवियत अनाक्रमण समझौता 1939 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवादी है? तो सकारात्मक यानी पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हेराल्ड जे लास्की, H.J. लास्की जो है सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है। बाकी हर्बर्ट स्पेंसर, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक जो इनकी बात करेंगे तो ये पूंजीवादी हैं। आप इसे देख सकते हैं, आधुनिक उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। परंपरागत उदारवाद की अवधारणा ने पूंजीवाद को पोषित किया, जिसके कारण समाज दो वर्गों में, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग में बंट गया था। परंपरागत उदारवादी सरकार गरीबों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध नहीं थी, जिसके कारण मार्क्सवाद और साम्यवाद का जन्म हुआ था। इन दो विचारधाराओं से अपने अस्तित्व पर आए संकट के डर से उदारवाद ने लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया और निजी संपत्ति पर अंकुश लगाने की वकालत की थी। और वहीं बात करेंगे, J.S. मिल ने उदारवाद के सकारात्मक स्वरूप की इस विचारधारा का समर्थन जो है T.H. ग्रीन, लास्की, मैकाइवर, हाउस आदि ने किया था। सकारात्मक उदारवाद की विशेषताओं की बात करेंगे तो पहला हो जाएगा कल्याणकारी राज्य पर बल देते हैं, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं और सकारात्मक स्वतंत्रता, समानता पर अधिकारों पर बल देती है और राज्य के सामाजिक हित के संदर्भ में हस्तक्षेप का समर्थन करती है। अगला क्वेश्चन है, पैट्रिक डनलेवी ने नव लोक प्रबंधन के कौन से 3 प्रमुख घटक गिनाए हैं? तो 57 का आंसर हो जाएगा डी, विसमुच्चयन की बात की थी पहला, दूसरा प्रतियोगिता और तीसरा प्रोत्साहीकरण की बात की गई थी। नवीन लोक प्रशासन प्रबंधन में लोक विकल्प विचारधारा एवं प्रबंधनवाद पर निर्भर है। यह बाजार एवं निजी क्षेत्र प्रबंधन के महत्व पर आधारित अवधारणा है। यह लोक प्रशासन में प्रतिस्पर्धात्मक तत्व का समावेश करता है और राज्य और बाजार के वर्चस्व को स्वीकार करता है।
यह वाणिज्य क्षेत्र की प्रबंध विधियों एवं तकनीकों को लोक प्रशासन में प्रयोग पर जोर देता है। इसके जो प्रमुख लक्षण हैं इस प्रकार हैं: व्यापार समान प्रबंध, सेवा एवं ग्राहक उन्मुखीकरण तथा बाजार जैसी प्रतिस्पर्धा। पैट्रिक डनलेवी के अनुसार नव लोक प्रबंध के 3 घटक बीज समुच्चयन, प्रतियोगिता और प्रोत्साहीकरण है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हेंस जे मार्गेंथाउ के पर्यायवाद के सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत नहीं है, पूछ रहा है। तो नहीं में इसमें आ जाएगा राजनीति सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों द्वारा शासित होती है। ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो है यथार्थवादी विचारक जो है नैतिक मूल्यों की बात नहीं करते हैं। राष्ट्रीय हित शक्ति के संदर्भ में सदैव परिभाषित होता है, ये पावर की बात करते हैं। और राजनीतिक गतिविधि एक स्वायत्त क्षेत्र है, इसकी बात करते हैं। और राजनीति मानव स्वभाव में सन्निहित है, इसकी बात भी यथार्थवादी करते हैं। नैतिक मूल्यों की बात यथार्थवाद में नहीं की गई है, उसमें आदर्शवाद और उदारवाद में नैतिक मूल्यों की बात की गई है। हेंस जे मार्गेंथाउ ने यथार्थवाद को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया है। मार्गेंथाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948 में यथार्थवाद के 6 मौलिक नियम बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। आप देख सकते हैं इनके जो 6 मौलिक नियम जो बताए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मनुष्य के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पर आधारित होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र राष्ट्रीय हित होता है और राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनशील होते हैं। आप इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जोड़ के देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता से संचालित नहीं होती है और राष्ट्र के उद्देश्यों को सदैव विवेक से संचालित किया जा सकता है, न कि किसी सार्वभौमिक नैतिकता से। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वायत्त प्रक्रिया भी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के आर्थिक प्रभाव हैं? तो 59 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों इसमें राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं उदारीकरण, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण आधुनिक युग की विशेषताएं हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था में आया खुलापन, आपसी जुड़ाव और परस्पर निर्भरता का फैलाव उदारीकरण और वैश्वीकरण का ही परिणाम है। जो इंडिया ने 1991 में, ठीक है, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, एलपीजी को इंडिया ने एक्सेप्ट किया था, वहीं से भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सामाजिक क्रिया समूह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वे शहरी अभिकरणों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। ये इसमें सत्य रॉन्ग हो जाएगा। बाकी तीनों राइट हैं। वे सूक्ष्म क्रिया समूह हैं, वे मानव, पशु और पर्यावरणीय सुरक्षा की चिंता करते हैं, और वे गरीब दलितों वर्गों हेतु कार्य करते हैं। सामाजिक क्रिया समूह के अंतर्गत ये सभी कार्य होते हैं, और वे शहरी अभिकरणों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिल किमलिका किन अधिकारों का अग्रदूत है? तो बिल किमलिका की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सांस्कृतिक अधिकारों की बात, कल्चरल राइट्स की बात बिल किमलिका के द्वारा की गई थी। अधिकारों का अर्थ है सामान्यतः व्यक्ति की उन मांगों पर अथवा दावों से है जिन्हें समाज स्वीकार करता है, वो राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। अधिकारों के बिना मानव अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। तो बिल किमलिका ने सांस्कृतिक अधिकारों का समर्थन किया है। किमलिका के अनुसार राष्ट्र राज्य में संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए समाज में अल्पसंख्यकों की संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता है। बिल किमलिका ने अल्पसंख्यकों के लिए 3 विशेष अधिकारों का समर्थन किया था। पहला जो है सांस्कृतिक अधिकारों की बात करती है, दूसरा स्वशासन का अधिकार की बात की गई है, और तीसरा विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार की बात इनके द्वारा की गई है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किन संस्थाओं तथा निकायों की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? नीति निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला, दूसरा और इसमें फोर्थ राइट हो जाएगा, तीसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इससे संबंधित नहीं है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान इससे संबंधित है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद भी, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भी, तीनों राइट हो जाएंगे। कैग का संबंध इससे नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोक शिकायतों का निवारण तंत्र है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सूचना का अधिकार जो है लोक शिकायतों का निवारण तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय आंदोलन हुआ था? तो जनजातीय आंदोलन की बात करें, बोडो आंदोलन जो है, बोडो आंदोलन को ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ने 1887 में शुरू किया था। इस आंदोलन की मुख्य मांगें थी ब्रह्मपुत्र नदी तट पर एक पृथक राज्य की मांग, और संविधान की 6ठी अनुसूची में बोडो, कहारी तथा कुछ अन्य जनजातियों को शामिल किया जाने के लिए यह आंदोलन किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार नागरिकों व गैर नागरिकों को दोनों को प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अवसर की समानता, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है इसमें राइट हो जाएगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का संबंध इससे नहीं है, सॉरी, सी इसका आंसर है। राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार की बात इसमें की गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 1235 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, इसलिए इस भाग में भारत को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। संविधान में कुल 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसमें से
इसमें से कुछ सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक विदेशी लोग हो या फिर कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद या कंपनियां हो। ऐसे मौलिक अधिकार जो नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त होते हैं वे निम्न है। पहला हो जाएगा इसमें विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 में जो आता है ये सभी नागरिकों को प्राप्त होता है। अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 क में। और कुछ मामलों में हिरासत व नजरबंदी से संरक्षण, अनुच्छेद 22। बलात्श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिबंध, अनुच्छेद 23। और कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध, आर्टिकल 24। और धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता की बात आर्टिकल 25 में की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और कुछ आर्टिकल्स में दिए गए हैं, आप इसे भी देख सकते हैं। धार्मिक संस्थानों के संचालन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट के लिए आर्टिकल 27 का प्रयोग किया जाता है। और कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 28 में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को समाज का एक वैसा रूप बताया जिसमें राजनीतिक संप्रांत व्यक्तियों यानी एलिट्स की भर्ती वैयक्तिक योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक स्तरों से भी की जाती है। ये कहा था टी.बी. बोटामोर के द्वारा, यानी डी इसका आंसर राइट हो जाएगा। टी बोटामोर ने लोकतंत्र को समाज का ऐसा रूप बताया जिसमें राजनीतिक संभ्रांत व्यक्तियों की भर्ती वैयक्तिक योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक स्तरों से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। हॉब्स का दायित्व सिद्धांत शारीरिक है क्योंकि संप्रभु की आज्ञा का पालन दंड के दर से करती है। और वहीं हॉब्स का कथन है, हॉब्स ने प्रकृति के नियम स्वहित के विवेकपूर्ण अनुसरण के बारे में सलाह मात्र नहीं थे, बल्कि ये नैतिक नियम थे जो कर्तव्यों का विधान करते थे और अनिवार्य थे क्योंकि इसकी आज्ञा ईश्वर द्वारा की गई थी। तो इसकी बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों कथन जो है सही हैं। हॉब्स के द्वारा हॉब्स का दायित्व सिद्धांत शारीरिक है क्योंकि प्रजा संप्रभु की आज्ञा का पालन दंड के डर से करती है। और हॉब्स के प्रकृति नियम स्वहित के विपूर्ण अनुसरण के बारे में सलाह मात्र नहीं थे, बल्कि ये नैतिक नियम थे जो कर्तव्यों का विधान करते थे और अनिवार्य थे क्योंकि इसकी आज्ञा ईश्वर द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत ने 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये चाइना के द्वारा चाइना के साथ किए थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। पंचशील समझौता 1954 में भारत ने चीन के साथ किया था। इस समझौते में निम्न सिद्धांत शामिल हुए थे। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता स्वतंत्रता का पारस्परिक सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, जबकि उसके बाद पंचशील समझौतों के बाद चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना और जो चाइना आए दिन करते रहता है। समानता के आधार पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये पंचशील समझौते जो 5 सिद्धांत दिए गए थे उन्हीं को पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें कन्फ्यूशियस द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो इसमें पूछा नहीं लिखी गई थी, इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल दूसरा और चौथा, बुक्स ऑफ एनिमल्स। और बात करेंगे बुक्स ऑफ समर्स एंड विंटर्स। कन्फ्यूशियस चीन का महान दार्शनिक, विचारक व शिक्षक था। वह आज के चीन के शांटुंग राज्य के लू नगर में पैदा हुआ। इसका वास्तविक नाम कुडनचू था, जिसका तात्पर्य है महान गुरु। कन्फ्यूशियस की जो मुख्य रचनाएं हैं उसमें आप देख सकते हैं इतनी रचनाएं हैं। द आर्ट ऑफ बार एंड अदर क्लासिकल ऑफ ईस्टर्न फिलोसफी इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश चेस्टर आई बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित उदासीनता के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उदासीनता के क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है उसे जो निर्विवाद रूप से स्वीकार्य है, ठीक है, सी इसमें राइट हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची को सूची से मिलाने की बात कर रहा है। एजी फ्रैंक का संबंध क्या है? निर्भरता सिद्धांत से हो जाएगा। कार्ल डब्ल्यू ड्यूस के द्वारा संचार सिद्धांत से हो जाएगा। और मिखाइल गोर्बाचोव ने खुलापन का सिद्धांत दिया था। और मार्टिन कापलान की बात करेंगे, इसका संबंध प्रणाली सिद्धांत से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन से देश बिस्मटेक के सदस्य हैं? तो बिस्मटेक की बात करेंगे तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। भारत और श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार, ये दोनों राइट हो जाएंगे। जापान और दक्षिण कोरिया से संबंधित नहीं है और चीन और पाकिस्तान का भी संबंध बिस्मटेक से नहीं है। बिस्मटेक का संबंध भारत के मित्र राष्ट्रीय पड़ोसी देशों से संबंधित है। आप देख सकते हैं बिस्मटेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल ऑफ इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन है। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित देश इसके सदस्य हैं जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक रखते हैं। इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका शामिल हैं तथा 2 देश म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने विश्वास आश्रित न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉक के द्वारा, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा।
आप देख सकते हैं जॉन लॉक के विचारों को इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कार्ल पॉपर ने किसकी ऐतिहासिकता की आलोचना की थी? तो कार्ल पॉपर के द्वारा प्लेटो और हीगल की आलोचना की थी। कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 में प्लेटो, हीगल व कार्ल मार्क्स को खुले समाज का शत्रु बताया था। खुला समाज वह समाज होता है जिसके सदस्य अपने समाज की राजनीतिक सत्ता व संस्थाओं की आलोचना बिना डर व भय के करते हैं। पॉपर ने बताया कि तीनों विचारक इतिहासवाद यानी ऐतिहासिक नियमों के द्वारा समाज के विकास की जो वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं वह मूलतः पूर्ण सत्तावाद व तनाशाही पर आधारित व्यवस्था है, जबकि वैज्ञानिक सिद्धांत किसी भी नियम को सार्वभौमिक व अंतिम नहीं मानता है। इसीलिए कार्ल पॉपर के लिए परिवर्तन जो है अवश्यंभावी और निरंतर प्रक्रिया है, जबकि प्लेटो दार्शनिक शासक वाले राज्य, आदर्श राज्य, हेगल जो है राष्ट्र राज्य और मार्क्स साम्यवाद को चरम व अंतिम अवस्था मानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर आधुनिकतावाद का आधारभूत लक्षण नहीं है? पूछा है, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात कर रहा है, तो इसका आंसर भी सी हो जाएगा। यह नारीत्व की अवधारणा से संबंधित है, इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है नारीत्व की अवधारणा को एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके आधारभूत लक्षण जो है, यह विसंरचना में विश्वास रखता है, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वीकृत सिद्धांतों को चुनौती देता है, यह अधिआख्यान के प्रति अविश्वास व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ गाइया? गाइया की अवधारणा किसने दी थी? तो गाइया की अवधारणा किसके द्वारा दी थी? जेम्स लवलॉक के द्वारा दी गई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं गाइया की अवधारणा जेम्स लवलॉक ने दी थी। गाइया जो है एक ग्रीक संस्कृति पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी का नाम है। जेम्स लवलॉक ने भी पृथ्वी को एक जीवित देवी के तुल्य माना है जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम है। पृथ्वी एक जटिल जीवित अवयव है जो स्वनिगमन द्वारा प्रत्येक चीज व गतिविधि को नियंत्रित कर लेती है तथा संतुलन व समस्थिति बनाए रखती है। जिस प्रकार जीव परिस्थिति अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं, उसी प्रकार जीवमंडल, वायुमंडल, महासागर, मिट्टियां आदि भी आत्म विनियमन कर लेती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का काला पानी भूभागीय विवाद किस देश के साथ है? तो काला पानी विवाद भारत का नेपाल के साथ वर्तमान में चल रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद को अधिनायकवादी सिद्धांत कहा था? तो मार्क्सवाद को अधिनायकवादी सिद्धांत किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पहला और दूसरा। कार्ल पॉपर और आइजा वल्लिन के द्वारा जो मार्क्सवाद है उसको अधिनायकवाद कहा गया था। कार्ल पॉपर और आइजा वल्लिन के द्वारा। आप देख सकते हैं मार्क्स ने राज्य तथा समाज का जिस प्रकार वर्गीकरण किया उससे समाज कई भागों में बढ़ जाता है और राज्य एक शोषणकारी यंत्र साबित होता है। राज्य के इस प्रकार वर्गीकरण तथा उसके कार्य व्यवहार से मानव समाज की स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। उसके इन्हीं विचारों की आलोचना पॉपर और हन्ना एरेंट द्वारा की जाती है तथा मार्क्सवाद को अधिनायकवादी सिद्धांत कहा जाता है। कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में मार्क्सवाद को मुक्त समाज का दुश्मन ठहराया था जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है और उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकवादी चिंतक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला और तीसरा। माइकल फूको की बात करेंगे और लियोटार्ड की बात करेंगे। ये पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित हो जाएंगे। पहला और तीसरा इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इमाइल के लेखक कौन है? तो इमाइल किसके द्वारा लिखी गई थी? रूसो के द्वारा लिखी गई थी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इमाइल के लेखक रूसो हैं। रूसो ने यह पुस्तक शिक्षा पर लिखी है इससे प्रगतिवादी उपागम का उदय हुआ है। मनुष्य की निर्वासित प्रकृति का उदय ही शिक्षा का उद्देश्य है। इस पुस्तक के अनुसार प्रत्येक बच्चे को उसकी प्रकृति के अनुसार शिक्षित करना चाहिए। इसमें रूसो ने धार्मिक शिक्षा का विरोध किया है तथा इसी में प्रकृति की ओर लौटो का नारा भी रूसो के द्वारा दिया गया था। रूसो की अन्य बुकों के नाम देख लेते हैं। डिस्कोर्स ऑन द मॉरल इफेक्ट ऑफ आर्ट एंड साइंस 1750 में रूसो के द्वारा लिखी गई थी। अगली बुक उनकी डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी की बात की थी 1754 में, और 200 सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में उनके द्वारा लिखी गई थी। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी 1758 में रूसो के द्वारा लिखी गई बुक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जॉन रॉल्स निम्नलिखित में से किसमें विश्वास रखते हैं? तो जॉन रॉल्स की बात करेंगे तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पहला और तीसरा, यानी अंतर सिद्धांत और समतावाद की बात जॉन रॉल्स के द्वारा की गई है। हकदारी का सिद्धांत रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा दिया गया था, ये रॉन्ग हो जाएगा। और स्वेच्छा तंत्र की बात भी रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा किया गया था, ये भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं जॉन रॉल्स अंतर सिद्धांत और समतावाद में विश्वास रखते हैं। अंतर सिद्धांत रॉल्स के न्याय सिद्धांत के दूसरे सिद्धांत का दूसरा भाग है। पहले सिद्धांत की आवश्यकता है कि नागरिकों को समान बुनियादी स्वतंत्रता प्राप्त हो। दूसरे सिद्धांत के पहले भाग में अवसर की निष्पक्ष समानता की आवश्यकता है। इन नियमों में अंतर सिद्धांत पर प्राथमिकता है। अंतर सिद्धांत उन नीतियां या संस्थानों को उचित नहीं ठहरा सकता जो उन्हें निरस्त करते हैं। अंतर सिद्धांत आप और धन के वितरण
जिम्मेदारी और शक्ति के पदों और आत्मसम्मान के सामाजिक आधारों को नियंत्रित करता है। यह मानता है कि इन वस्तुओं के वितरण में असमानता तभी स्वीकार्य है जब वे समाज में कम से कम अच्छी स्थिति से लाभान्वित होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उदारवाद के विकास चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। तो उदारवाद के विकास चरणों को, तो इसको देख लेते हैं। इसका सही क्रम क्या है? सबसे पहले नकारात्मक उदारवाद आएगा, ठीक है, उसके बाद सकारात्मक उदारवाद आ जाएगा, और तीसरे में समतावादिता आ जाएगी, और फोर्थ में स्वेच्छातंत्रवाद इसमें आ जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। माउंटबेटन प्लान की घोषणा 13 मई 1947 को की गई थी, और कारण जो हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने माउंटबेटन प्लान का अनुसमर्थन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पहला क्या है? ए असत्य है, लेकिन आर जो है सत्य है। माउंटबेटन प्लान की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। इसे 3 जून योजना या बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। माउंटबेटन योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 15 जुलाई 1947 को तथा उसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी उच्च सदन और निम्न सदन, जिस प्रकार इंडिया में राज्यसभा और लोकसभा है उसी प्रकार इंग्लैंड में भी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन और निम्न सदन के रूप में हैं, और इनसे बिल पास कराया गया था 15 जुलाई 1947 को, तथा उसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिए जाने के बाद इसे 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की बात करा। 84 का आंसर हो जाएगा ए। 84 का जो आंसर हो जाएगा ए, यानी पहला सबसे पहले क्षमा आ जाएगा, फिर दूसरा गणराज्य आ जाएगा, और तीसरे में स्टेट्समैन आएगा, और अंत में लॉज जो लिखी गई थी वो आ जाएगा। आप देख सकते हैं क्षमा यानी अपोलॉजी, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 13वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था पूछ रहा, तो इसका आंसर जो है एनटीए ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। इसमें जो है चारों में से कोई भी आंसर इसका राइट नहीं था, इसीलिए इसको एनटीए द्वारा निरस्त करना पड़ा था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करा, इसे देख लेते हैं। ई गवर्नेंस की बात जो है ENGP के द्वारा की गई थी। पंचायती राज की बात करूँ 73वां संशोधन के द्वारा। शिकायतों का निवारण जो है ओम्बुड्समैन के द्वारा जो लाया गया है अभी, और शिक्षा का अधिकार 2009। ये तीनों चारों इस प्रकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी सूची 1 की सूची 2 से मिलाने की बात करा, इसे देख लेते हैं। लेक सक्सेस सम्मेलन जो है 1949 में हुआ था। स्कॉटहोम सम्मेलन जो पर्यावरण से संबंधित था 1972 में, और चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में, ठीक है, वनों से संबंधित है 1973 में, और रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में एक क्लाइमेट के सिलसिले में 1992 में चलाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी की स्वदेशी की अवधारणा पर निम्नलिखित का प्रभाव पड़ा था। तो 88 की बात करेंगे, तो 88 का आंसर हो जाएगा ए। पहला जो है पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें तीनों राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। सामाजिक संरचना, मूल्य और अभिवृत्तियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया का द्वारा प्रभावित हुई हैं, और वैश्वीकरण के नए विभिन्न सामाजिक समूहों की सांस्कृतिक पहचान और उनके सामाजिक सौहार्द को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा है, इसे देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 15वां संशोधन 1963 में, और 38वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है। अब आर्टिकल को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र किस आधार पर राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार की स्पष्ट सहमति के आधार पर, यानी पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, राज्य के हस्तक्षेप के मामले में संयुक्त राष्ट्र को निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए? तो इसका आंसर भी पहला, घरेलू अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र का नया दायित्व किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करती है? तो 93 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, वैश्विक शासन प्रदान करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का नया दायित्व जो है वैश्विक शासन की ओर आगे बढ़ने के संकेत दे रहा है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र किस आधार पर राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तत्पर है? तो वो है आंतरिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट इंटरनल जस्टिस की बात इसके द्वारा की गई है, यानी इसका आंसर भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के आधार के संबंधों में कुछ वर्गों की आम भावना क्या है? तो एक गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन, आप गद्यांश को अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन से संबंधित, ह्यूमन राइट्स वायलेंस से हो जाएगा। नेक्स्ट भी क्वेश्चन जो है ये भी गद्यांश से संबंधित है, आप इसका आर्टिकल अच्छे से रीड कर सकते हैं।
क्वेश्चन की बात करेंगे, एक एकीकृत व्यवस्था के रूप में निर्भरता के लिए इनमें से कौन जरूरी है? तो कौन जरूरी है? बाह्य योगदानकारी कारक जो है ये राइट हो जाएगा। एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशनरी फैक्टर जो है इसमें राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निर्भरता सिद्धांत में अर्थ परिधि की अवधारणा को किसने दिया था? तो अर्थ परिधि की अवधारणा जो दी गई थी वॉलस्टीन के द्वारा दी गई थी, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा, इमैनुअल वॉलस्टीन के द्वारा। इमैनुअल वॉलस्टीन एक विश्व आर्थिक व्यवस्था के अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संकेंद्रित वलयों पश्चिमी के केंद्रीय देशों एक अर्थ परिधि और परिधि इतिहास द्वारा संभव बनाए गए विभेदीकरण को शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वॉलस्टीन के अनुसार विश्व आर्थिक व्यवस्था इनमें से कौन सी अवस्था को व्यक्त करती है? तो ये करती है श्रम का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन, यानी इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं। 20 का आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गैर पश्चिमी देशों की विश्व आर्थिक व्यवस्था में शामिल होने का इनमें से कौन सा परिणाम होता है? तो इसका जो है सी आंसर हो जाएगा, उनका पूंजीवाद के विस्तार का विरोध करने की क्षमता बढ़ाना। तो आज का अंतिम क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्पादन के साधनों का अभिव्यक्तिकरण की अवधारणा इनमें से किसकी व्याख्या करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, विश्व के कुछ देशों में अल्प विकास की स्थिति। फ्रांसीसी समाजशास्त्री पीपी रे ने उत्पादन के साधनों का अभिव्यक्तिकरण की अवधारणा को प्रतिपादित किया है, जिसके अनुसार विश्व के कुछ निश्चित देशों में अल्प विकास वहां के देशज समाज की प्रवृत्ति के कारण अधिक था। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने 2020 और 21 का राजनीति विज्ञान का नेट संबंधित जो पेपर हुआ था, दोनों ईयर का मर्ज हुआ था, उसको सॉल्व किया। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।